जोग्राफी नेम इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। स्टार्टिंग में यहाँ पे एक सिचुएशन दी है दिवाली के टाइम की। यहाँ पे एक बच्चा है हरीश, वो अपने पेरेंट्स के साथ जाता है मार्केट में। वहाँ पे वो शूज़ और अपने लिए क्लोथ्स खरीदता है, और उसकी मम्मी यूटेंसिल्स, शुगर, टी, दिया, ये सब खरीदती है। हरीश वहाँ पे ऑब्जर्व करता है मार्केट के अंदर कि वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत सारे आइटम्स शॉप में मिल रहे हैं, जैसे कि जैसे वहाँ पे बाढ़ आ गई हो, ऐसा। इतने सारे आइटम्स। तो ये सोचता है कि इतने सारे आइटम्स इतनी बड़ी मात्रा में कैसे बनाए जाते हैं। तो उसके पापा एक्सप्लेन करते हैं कि शूज़, क्लोथ्स और शुगर, ये सब तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर मशीन्स के द्वारा बनते हैं, और जो कुछ यूटेंसिल्स होते हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। जैसे कि अगर दिया दिया का एग्जांपल लिया जाए कि दिया ये कौन बनाता है, ये इंडिविजुअल आर्टिसंस बनाते हैं, कारीगर्स बनाते हैं अपने हाउस होल्ड इंडस्ट्री के अंदर, मतलब घर के अंदर ही। तो आपको इससे क्या आइडिया आता है? इन इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता है आपको? यहाँ पे हम देखेंगे इसी चैप्टर के बारे में, इसी चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले है यहाँ पे डेफिनेशन मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? गुड्स का प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटीज़ में। कैसे? जब आप रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके बहुत सारे गुड्स बनाते हो, सामान बनाते हो, और उन सामान की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है? तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो रॉ मटेरियल्स को लेकर अगर हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं और उसको पूरा प्रोसेस करके एक नया गुड सामान बनाते हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अब आपको पता है कि पेपर जो मैन्युफैक्चर होता है वुड से, शुगर केन से, आयरन स्टील कहाँ से होता है? आयरन ओर, और एल्यूमिनियम कहाँ से होता है? बॉक्साइट से। क्या आपको ये पता है कि कुछ टाइप के जो क्लोथ्स होते हैं वो यान से मैन्युफैक्चर होते हैं, और यान खुद एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। वो लोग जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है ना, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, वो क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? वो प्राइमरी मटेरियल्स को बनाते हैं फिनिश्ड गुड्स में। वो वर्कर्स जो स्टील फैक्ट्रीज, कार्स, ब्रूरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और बेकरीज में हैं, वो इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। कौन सी कैटेगरी? सेकेंडरी एक्टिविटीज़। कुछ लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनको सर्विस सेक्टर में कहा जाएगा। राइट? हमने इसके पहले पढ़ा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है। अब इस चैप्टर में हम लोग मेनली कंसर्न्ड हैं सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कौन आता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उसी सेक्टर में आती है। और किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो ऐसे मेजर की जाती है कि उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसके हिसाब से मेजर की जाती है। जितना ज़्यादा डेवलपमेंट, उतना ज़्यादा उसका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट का बैकबोन है इन जनरल, और खासकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन है। क्यों? इसके आंसर्स यहाँ पे हैं, मतलब पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 मार्क के लिए। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ना ही सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है, वो एग्रीकल्चर जो हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है, बल्कि ये लोगों का जो हैवी डिपेंडेंस है ना एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर, उसको भी कम करती है। कैसे? उनको सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जॉब दिलाकर। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये एक प्री कंडीशन है किसी भी कंट्री के लिए, और हमारी कंट्री के लिए भी, कि अगर हमें अपनी कंट्री में से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को ख़त्म करना है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो पहले होना ही चाहिए। यही मेन फिलॉसफी थी जिसकी वजह से हमने पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इंडिया में हुए। इट वॉज ऑल्सो एम्ड, ये इस यहाँ पे एक चीज़ और एम की गई थी कि अलग अलग रीजन्स के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, डिस्पैरिटीज़ है, कि कोई रीजन ज़्यादा रिच है, कोई रीजन ज़्यादा पुअर इंडिया में, उसको भी कम करने के लिए कैसे ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर भी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करके वहाँ के रीजन्स को भी इकोनॉमिकली पावरफुल बनाना था। और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जो एक्सपोर्ट होता है उसके वजह से ट्रेड और कॉमर्स काफ़ी एक्सपांड होते हैं। और जब यही चीज़ एक्सपोर्ट होती है ना तो बाहर का पैसा हमारे पास आता है, मीन्स इट ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। वो कंट्रीज जो अपने रॉ मटेरियल्स को काफ़ी वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती हैं, वो गुड्स जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है,
तो ऐसी टाइप की कंट्रीज काफ़ी प्रॉस्परस हो जाती हैं, काफ़ी रिच हो जाती हैं। तो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है कि इंडिया किस तरह से अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इंक्रीज करता है और उसको उतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई करता है, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी। और नेक्स्ट पैराग्राफ में है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों साथ साथ जाते हैं, मतलब साथ साथ ही होते हैं। एक ग्रो होगा, दूसरा भी ग्रो होगा, राइट। जैसे इंस्टेंस के तौर पे जो एग्रो इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर, उन्होंने एग्रीकल्चर को काफ़ी बूस्ट दिया है। कैसे? एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाकर। अब एग्रो इंडस्ट्रीज डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। कैसे? रॉ मटेरियल के लिए। और इसी एग्रीकल्चर को तो वो अपने प्रोडक्ट्स सेल करती है, जैसे इरिगेशन पंप्स हो गए, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप्स, मशीन्स, टूल्स। ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये सब एग्रीकल्चर वालों को सेल करती है, फार्मर्स को। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट और उसकी कम्पिटिटिवनेस, ये इसने ना ही एग्रीकल्चरिस्ट को हेल्प किया है उनका प्रोडक्शन बढ़ाने में, बल्कि और भी फ़ायदा पहुंचाया है। बल्कि प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको भी काफ़ी एफिशिएंट बनाया है। और आज के ज़माने में हम देखते हैं, जो आज का ज़माना है ग्लोबलाइजेशन का, यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। सेल्फ सफिशिएंसी ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं होगा कि हम अपने मतलब कंट्री का क्या कह सके, अपने अपने कंट्री की ज़रूरतों को पूरा कर सके, किसी से मदद ना मांगनी पड़े। सिर्फ इतना ही नहीं करना होगा, हमें इससे भी आगे और सोचना पड़ेगा। हमारे जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो क्वालिटी में बेस्ट होने चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वालिटी में बेस्ट होना चाहिए। तभी तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में compete कर पाएंगे। अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का हमारी नेशनल इकोनॉमी के ऊपर। तो पिछले 20 साल के अंदर क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने हमारे जीडीपी में 17% शेयर किया है। तो 27 जो परसेंट है ना, टोटल टोटल 27% जो है इंडस्ट्री का, उसके अंदर 10% तो माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस के वजह से हुआ है। और ये जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है अगर कंपेयर किया जाए बाकी सारी ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ के साथ में, जहाँ पे 25 से लेकर 35% तक वहाँ पे शेयर होता है इंडस्ट्रीज़ का, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में। ये जो ग्रोथ रेट का ट्रेंड है ना मैन्युफैक्चरिंग का, वो पिछले 10 साल के अंदर करीब 7% पर एनम के हिसाब से रहा है हमारा। लेकिन हम चाहते क्या है कि हमारा ग्रोथ रेट अगले अगले डेकेड के अंदर 12% हो। तो 2003 से जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फिर से एक बार अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। वो फिर से उसका परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है, 9 से 10% बढ़ा है पर एनम। और अगर गवर्नमेंट अपनी अच्छी पॉलिसीज़ लाती है, अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ लाती है और नए नए एफर्ट्स लाती है ना, ताकि नए नए एफर्ट्स अगर हों इंडस्ट्री के लिए, ताकि इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके, तो इकोनॉमिस्ट ये प्रिडिक्ट करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा अगले 10 साल के अंदर। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया है, एनएमसीसी को सेटअप किया है इसी ऑब्जेक्टिव के लिए। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसको समझना बहुत आसान तो है नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियल लोकेशन काफ़ी सारी बातों पे डिपेंड करती है। जैसे कि रॉ मटेरियल वहाँ पे मिलता है कि नहीं, वहाँ पे चीप लेबर है कि नहीं, कैपिटल है, पावर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और मार्केट है कि नहीं, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। और बहुत ही रेयरली पॉसिबल होगा कि किसी भी एक जगह पे ये सारे के सारे फैक्टर्स मिल जाएं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्टिविटी होती है वो ऐसी जगहों पे होती है जहाँ पे ये सारे के सारे फैक्टर्स मिलते हों, या फिर उसमें से कोई ना कोई काफ़ी सारे फैक्टर्स वहाँ पे होने ही चाहिए, या तो अवेलेबल होंगे या तो ये सारे फैक्टर्स अरेंज किए जा सके कम कॉस्ट में। सबसे बड़ा एक ही प्रिंसिपल है बिजनेस का, लो कॉस्ट। तो जब कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी किसी भी जगह पे स्टार्ट होती है ना, तो वहाँ पे धीमे धीमे अर्बनाइजेशन होने लगता है। जैसे किसी भी एरिया में अगर इंडस्ट्रीज बनने लगी ना, तो वहाँ पे आके लोग भी रहने लगते हैं, तो वो एक शहर की तरह कन्वर्ट हो जाता है। और कभी कभी इंडस्ट्रीज सिटीज़ के नज़दीक में या फिर सिटीज़ के अंदर बनी होती हैं। इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों एक साथ चलते हैं, मतलब एक के साथ एक चलते हैं। तो ये
एक 5 मार्क्स का या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है ना, या फिर एक्सप्लेन या फिर जस्टिफाई दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। जहाँ पे इंडस्ट्री होगी वहाँ पे लोग आएंगे, वहाँ पे लोग अपने परिवार को लेके आएंगे, और उन्हीं लोगों की डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नए नए चीज़ें वहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाएंगी। सिटीज़ मार्केट प्रोवाइड करती है और ऑल्सो सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइस एक्सेट्रा। ये सारी सर्विसेज इंडस्ट्री को चाहिए होती हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज इकट्ठे होने लगती हैं किसी एक जगह पे, क्योंकि उनको एडवांटेज एक मिलता है कि वहाँ पे शहरों का एक सेंटर है। अगर शहर का कोई सेंटर है कहीं पे, तो अर्बन सेंटर्स जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज एक साथ मिलने लगती हैं। तो इस तरह की चीज़ को क्या बोलते हैं, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। और धीमे धीमे एक बड़ा इंडस्ट्रियल एग्रो सॉरी लेट मी रीड दैट अगेन। धीमे धीमे क्या होता है, एक बड़ा इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन वहाँ पे होने लगता है, मतलब वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज फिर आसपास में बनने लगती हैं। और हमारे आज़ादी के टाइम से पहले की बात है, जो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे वो ऐसी जगहों पे लोकेटेड थे कि जहाँ से बाहर के देशों में व्यापार किया जा सके, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुछ छोटे छोटे इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स उभर कर आए, जिनके आसपास में काफ़ी सारा एग्रीकल्चरल गांव वाला इलाका होता था। वहाँ पे एग्रीकल्चरल और गांव वाला इलाका होता था। ऐसी जगह हिंटरलैंड मतलब यही होता है ना, हिंटरलैंड मतलब कि सी शोर से काफ़ी दूर होता है वो। अब यहाँ पे जो एक फ्लो चार्ट बताया है वो है इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। इंडस्ट्री से लेकर मार्केट का लिंकेज ये बताया है। तो पहले आप कोई भी चीज़ को अगर डेवलप करते हो तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको कंपोनेंट चाहिए, राइट। आपको लैंड चाहिए उस फैक्ट्री के लिए, उसमें काम करने के लिए लेबर चाहिए, पैसा भी चाहिए, राइट, कैपिटल चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर भी चाहिए जो उस बिज़नेस को चलाता हो, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। फिर जब एक बार सब कुछ पूरा तैयार हो जाएगा माल सामान, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो वो सॉरी, एक बार रॉ मटेरियल अगर आपको सब कुछ मिल गया तो उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, फैक्ट्री तक ले जाना पड़ेगा, और फैक्ट्री के अंदर सब कुछ प्रोसेसिंग होके फिर वहाँ से एक नया प्रोडक्ट बाहर निकलता है। आउटपुट मतलब प्रोडक्ट बाहर निकलता है। अब वो प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। फिर मार्केट में से जो पैसा आता है वही पैसा फिर से बिजनेस में लगा दिया जाता है, राइट। तो पैसा तो चाहिए, रॉ मटेरियल्स के लिए भी पैसा चाहिए, और ये पैसा जो आता है मार्केट में से वो पैसा भी मिल जाता है। तो जो पैसा मार्केट में से आता है वही पैसा फिर यहाँ पे इन सब की फीस में चला जाता है, राइट। या फिर इसमें से जो बचता है वो प्रॉफिट बनता है उस कंपनी का। अब किसी भी फैक्ट्री की जो लोकेशन है उसका की डिसीजन किस पे डिपेंड करता है, कि सबसे कम कॉस्ट क्या है, किन चीज़ों में सबसे कम कॉस्ट है। दो, अगर किसी भी फैक्ट्री का अगर लोकेशन डिसाइड करना है तो सारे फैक्टर्स आप ले लो, और सारे फैक्टर्स में से हर फैक्टर में कितने कम कॉस्ट में कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो जितना कम कॉस्ट हो वो अच्छा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और स्पेशलाइज्ड लेबर, ये भी किसी इंडस्ट्री की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वहाँ की अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है तो कोई बिजनेसमैन वहाँ पे नहीं जाना चाहेगा। अगर वहाँ पे लेबर अवेलेबल ही नहीं है तो कोई इंडस्ट्री वहाँ पे खोलेगा ही नहीं। तो किसी भी इंडस्ट्री की आइडियल लोकेशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक देखो यहाँ पे है। अब हम लोग राइट साइड से देखते हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज, तो जो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आपने जो प्रोडक्शन किया उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का कॉस्ट कितना है। फिर कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स एट साइट, वहाँ पे रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन करने का कॉस्ट कितना है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना है। फिर चौथा है डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, तो साइट के ऊपर फैक्ट्री वहाँ पे बनाने के लिए जो डिसीजन लिया गया है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे दिखाती हैं कि एक किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक आइडियल लोकेशन क्या होगी। ये सारे फैक्टर्स हैं उसके। अब देखते हैं बात यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाएगा। ये पैराग्राफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग आइटम्स दिखाई गए हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, इनको हमें क्लासीफाई करना है, ऐसा बोला गया है। तो पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन किसके बेस पे, रॉ मटेरियल्स के बेस पे। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वो रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है उसके बेस पे अगर क्लासीफाई करोगे
तो दो उसके क्लासिफिकेशन होंगे, एग्रो बेस्ड या फिर मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड मतलब कि एग्रीकल्चर करके वो रॉ मटेरियल वहाँ से निकलता है, कॉटन, वुलन, जूट, ये सब है। ठीक है। मिनरल मतलब कि वो मिनरल्स से बना हुआ है, राइट। उसके रॉ मटेरियल्स मिनरल्स में से आते हैं। तो आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, ये सब कहाँ से बनते हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में से बनते हैं। फिर अगर उनका मेन रोल देखा जाए तो उनका मेन रोल के हिसाब से अगर डिवाइड किया जाए तो बेसिक या फिर की इंडस्ट्री और दूसरी कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक या की इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जो अपने प्रोडक्ट्स को या फिर अपने रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करती है ताकि उसके हेल्प से दूसरे गुड्स बन सके। जैसे कि आयरन और स्टील है, कॉपर स्मेल्टिंग है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। मान लो कि एक आयरन इंडस्ट्री है, समझ लो आयरन है फैक्ट्री। वो अपना आयरन का जितना भी सामान है वो किसी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी को अपना सामान बेचती है, और वही इंजीनियरिंग कंपनी उस आयरन से कुछ भी बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट जो कस्टमर को बेचा जाता है। तो जिस इंडस्ट्री ने, जिस फैक्ट्री ने या फिर जिस इंडस्ट्री ने आयरन सप्लाई किया या स्टील, तो वो कहलाएगी बेसिक इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री मतलब वो जो गुड्स को प्रोड्यूस करती है जिससे कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ कर सके, जैसे शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर, ये सब। अब कैपिटल के बेस पे अगर देखा जाए तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया है। इसमें एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इसको डिफाइन किया गया है कि उसके अंदर कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना अलाउड है उसके एसेट्स के ऊपर। किसी भी एक फैक्ट्री के एसेट्स के ऊपर कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो टाइम टू टाइम इसकी जो लिमिट है वो चेंज हुई है। अभी एट प्रेजेंट कितनी लिमिट है कि किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का करते हो तो मैक्सिमम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। ओनरशिप के बेस पे अगर आप देखो तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब वो जो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, प्राइवेट सेक्टर मतलब इंडिविजुअल्स कंट्रोल करते हैं, और जॉइंट सेक्टर्स मतलब जो, जिसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, जॉइंट सेक्टर मतलब जिसको गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स दोनों कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड का एग्जांपल दिया है। फिर एक और इंडस्ट्री है जो है, इंडस्ट्री के टाइप है जो है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। इसको ओन और ऑपरेट कौन करता है? प्रोड्यूसर्स, या तो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स, या तो वर्कर्स, या फिर दोनों। ये लोग अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं और अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, लॉसेस को भी शेयर करते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में जो शुगर इंडस्ट्री है वो, और केरला में जो कॉयल इंडस्ट्री है वो। अगर बल्क और वेट देखा जाए रॉ मटेरियल का और फिनिश्ड गुड्स का, उसके बेस पे दो टाइप की इंडस्ट्रीज है। हैवी इंडस्ट्रीज मतलब आयरन और स्टील इंडस्ट्री, और लाइट इंडस्ट्री मतलब वो जो लाइट रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, मतलब हल्के फुल्के रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, और जो हल्के वजन में कम ऐसे गुड्स बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन होती हैं, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, राइट। एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड करती हैं, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर, ये सब। ये वो इंडस्ट्री हैं जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती हैं। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में क्या है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक यूनिक पोजीशन होल्ड करती है। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कम से कम 14% शेयर करती है, कंट्रीब्यूट करती है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफ़ी करती है। 35 मिलियन पर्सनस डायरेक्टली, मतलब कि 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख। सो आप सोच सकते हो कि 3 करोड़ 50 लाख इतने लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट देती है, और ये एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। ठीक है। और इसके वजह से फॉरेन एक्सचेंज भी हमें काफ़ी कमाने को मिलता है। 24.6% जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इसकी वजह से आता है, हमारा टेक्सटाइल की वजह से। और ये हमारे जीडीपी में 4% कंट्रीब्यूट करती है। हमारे कंट्री की ये अकेली इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट है, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वैल्यू चेन इसकी पूरी कंप्लीट है। कंप्लीट वैल्यू चेन होना मतलब क्या? रॉ मटेरियल से लेकर हाईएस्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो पूरे के पूरे, पूरा जो साइकिल है वो इंडिया में ही होता है तैयार, राइट। पूरी स्टेज। अब यहाँ पे एक फिगर दी है, फिगर 6.3। यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो वैल्यू एडिशन होता है ना, मतलब रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट बनाना, फिर उसको प्रोसेस करके आगे और भेजना। ये रॉ फाइबर से, देखो फाइबर प्रोडक्शन क्या होता है, वहाँ पे रॉ फाइबर होता है। अब रॉ फाइबर को स्पिन करके यान बनाते हैं, फिर यान को वीविंग और निटिंग करके फैब्रिक बनता है, और उसी फैब्रिक मतलब उसी कपड़े को
डाइंग करके मतलब कलर करके फिनिशिंग करके गारमेंट्स बनाते हैं और फिर गारमेंट मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, राइट। तो कॉटन टेक्सटाइल्स के बारे में अब देखते हैं। कॉटन टेक्सटाइल्स पुराने ज़माने में मतलब एंशियंट इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल्स वो कैसे होता था, हाथ से घुमाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, हैंड स्पिनिंग वाले, हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स थी। 18 सेंचुरी के बाद क्या हुआ, पावर लूम्स आई। तो हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ है उनको काफ़ी नुकसान हुआ था इस कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। क्यों? क्योंकि हमारी जो हाथ से घुमाने वाली मशीन्स थी ये सब पावर लूम्स के सामने टिक नहीं पाई, क्योंकि वहाँ का जो कपड़ा था वो मिल में से बन के आता था इंग्लैंड से, और यहाँ पे तो सिर्फ हाथ से बनाते थे इसीलिए। अब फर्स्ट सक्सेसफुल जो टेक्सटाइल मिल थी वो मुंबई में 1854 में एस्टेब्लिश हुई थी। और जो दोनों वर्ल्ड वॉर हुई ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप के अंदर, तो उस टाइम पे इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी था, आप सबको पता है। तो ऐसे टाइम पे यूके के अंदर क्लोथ की काफ़ी डिमांड बढ़ने लगी, जिसके वजह से यूके वालों ने मतलब ब्रिटिश लोगों ने इंडिया के अंदर भी इंडस्ट्री को डेवलप करने का स्टार्ट कर दिया। तो इन्हीं वर्ल्ड वॉर की वजह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट मिला। और 30 नवंबर 2011 तक अगर देखा जाए तो करीब 1946 कॉटन और ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्क है। मिल, आई थिंक MIL के जो लिखा है वो मिल्स होगा। हमारे कंट्री में इतनी मिल्स है, और उसमें से करीब 80% जो है वो प्राइवेट सेक्टर है और बाकी सारी पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर को बिलोंग करती है। इसके अलावा हजारों स्मॉल फैक्ट्रीज हैं जिनके अंदर 4 से लेकर 10 लूम्स होते हैं। और पहले के अगर सालों में देखा जाए तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात के जो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है ना, कॉटन ग्रोइंग रीजन, वहीं पे ज़्यादातर होती थी, क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल मिलना आराम एकदम आसानी से मिल जाता था। वहाँ पे रॉ कॉटन मिलना आसान था, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि वहाँ से जो समुद्री किनारा था वो भी काफ़ी नज़दीक होता था। तो वहाँ पे चीप लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट, ये सब फैक्टर्स हैं जो दिखाते हैं कि उस टाइम पे कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सिर्फ इसी एरिया में क्यों लोकेटेड थी। अब इस इंडस्ट्री का जो क्लोज लिंक है वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, और ये फार्मर्स को इनकम जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी देता है। कॉटन क्यों, किन किन को, फार्मर्स को, कॉटन बॉल प्लकर्स को, वर्कर्स को, जो इसके साथ जुड़े हुए होते हैं गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, इन सब में, राइट। अब ये इंडस्ट्री डिमांड्स भी क्रिएट करती है ना, ये इंडस्ट्री डिमांड क्रिएट करती है, इसी वजह से बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ को ये सपोर्ट भी करती है। कौन सी इंडस्ट्रीज़, जैसे कि दूसरी जो इंडस्ट्री है जैसे केमिकल्स, डाइज, मिल स्टोर्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग वर्क्स, इन सब को ये इंडस्ट्री सपोर्ट भी करती है क्योंकि ये डिमांड क्रिएट करके देती है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि जबकि स्पिनिंग कंटिन्यू होता है ना, सॉरी, अभी भी देखते हैं कि जो स्पिनिंग है वो ज़्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के अंदर ज़्यादातर देखा गया है। लेकिन जो वीविंग का काम है वो काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब काफ़ी फैला हुआ है। इसकी वजह से हमें लोगों के जो ट्रेडिशनल स्किल्स है वो भी हम यूज़ कर पाते हैं, और डिज़ाइंस जो है कॉटन को वीव करने के जो डिज़ाइंस है वो सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा, इन सब का हम यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि वीविंग जो है वो काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड है, काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जबकि स्पिनिंग है वो सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में है। अब इंडिया इंडिया क्या प्रोड्यूस करता है, इंडिया वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन करता है स्पिनिंग में, लेकिन वीविंग की जब बात आती है तो वीविंग के वजह से लो क्वालिटी फैब्रिक सप्लाई किया जाता है। बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी फैब्रिक, मतलब वीविंग जो है उसके वजह से लो क्वालिटी फैब्रिक बाहर निकल के आता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी हाईएस्ट क्वालिटी, क्योंकि वो हाई क्वालिटी यान का यूज़ नहीं कर पाता, जो हमारी कंट्री में बनता है ना हाई क्वालिटी यान, उसका अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे अभी भी वीविंग हैंडलूम के द्वारा होता है, सॉरी हैंडलूम, पावर लूम और मिल्स में होता है। और जो खादी हाथ से स्पिन किया हुआ होता था वो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट देता है उन वीवर्स को, कि ताकि वो घर में रह के अपना काम कर सके, एक छोटी सी घर के अंदर ही छोटी सी इंडस्ट्री बना सके। तो खादी के कपड़े में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो लोग घर पे भी अपना ये सब काम कर पाते हैं। तो जो घर के अंदर छोटे मोटे कारखाने होते थे ना उसको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। अब आपको पता चला होगा कि क्यों महात्मा गांधी ने खादी के ऊपर
कि खादी यान को स्पिन करो और खादी को वीव करो, इसके ऊपर क्यों जोर दिया? टेबल 4.2 में देखा गया है कि फैब्रिक्स का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर मिल सेक्टर, पावरलूम और हैंडलूम इन सब का, ठीक है। और ये हमें मिला है ऑफिस ऑफ टेक्सटाइल कमिश्नर मुंबई इकोनॉमिक सर्वे 2011-12। इसमें 90% जो वीविंग, कटिंग और प्रोसेसिंग है वो एक डिसेंट्रलाइज सेक्टर है। डिसेंट्रलाइज सेक्टर मतलब कि जिसका कंट्रोल, जिसके ऊपर शायद गवर्नमेंट का उतना कंट्रोल नहीं है, या फिर जो पूरे इंडिया में फैला हुआ है चारों तरफ। ऊपर के फिगर्स को अगर आप स्टडी करो तो आपको ये पता चलेगा कि जो मिल्स का जो शेयर है ना फाइबर ऑफ फैब्रिक के प्रोडक्शन में, वो काफ़ी कम है, राइट। 3.3 और 3.5 सिर्फ, वेरी लेस। अभी क्वेश्चन है कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, क्यों हमारे कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने मिल सेक्टर के लूमेज को कम रखें। पावर लूम और हैंडलूम के सामने मिल सेक्टर की लूमेज को काफ़ी कम रखें। अब इंडिया यान एक्सपोर्ट करता है जापान में, और बाकी सारे भी इम्पोर्टर्स हैं जो इंडिया से कॉटन गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं, राइट। जो यूएसए है, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, नेपाल, ये सारी कंट्रीज़ भी इंडिया से यान को इंपोर्ट कराती हैं, राइट। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये जो फिगर है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूरा मैप है। इसके ऊपर भी बेस आपके ऊपर इसमें क्वेश्चन आ सकता है मैप के बेस पे, राइट। टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कि पूरी इंडिया में कहाँ कहाँ पे फैली हुई है ये सब, तो देख लीजिएगा। और आगे है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी है स्पिंडल्स की, 43.13 मिलियन स्पिंडल्स है। चाइना के बाद हमारा नंबर आता है। और मिड 80s में क्या हुआ था, स्पिनिंग सेक्टर को काफ़ी अटेंशन रिसीव हुआ था, जिसकी वजह से ये सब इतनी ग्रोथ देखने को मिली। और वर्ल्ड ट्रेड के अंदर हमारा शेयर काफ़ी बड़ा है कॉटन यान के रिस्पेक्ट में। कितना है टोटल ट्रेड जो होता है वर्ल्ड का, उसका 1/4 हमारे यहाँ से होता है। लेकिन हमारा जो ट्रेड है गारमेंट का, वो सिर्फ 4% कंट्रीब्यूट करता है पूरे वर्ल्ड के गारमेंट के ट्रेड में। हमारा सिर्फ 4% कंट्रीब्यूशन है। हमारी जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो कॉम्पिटिटिव हैं ग्लोबल लेवल पे, और ये केपेबल भी हैं कि सारे फाइबर्स को वो यूज़ कर सके जितने भी हम प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो वीविंग, निटिंग और प्रोसेसिंग का जो यूनिट्स है, वो हमारे यहाँ पे जो हाई क्वालिटी का यान प्रोड्यूस होता है ना, उसको अच्छे से ये लोग यूज़ नहीं कर पाते। और यहाँ पे कुछ बड़ी और कुछ मॉडर्न फैक्ट्रीज भी हैं इस सेगमेंट्स के अंदर, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है वो अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स में बिखरा हुआ है, जो कि लोकल मार्केट के लिए वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो मिसमैच है वही एक मेजर ड्रॉबैक है इस इंडस्ट्री का। अब इसके वजह से क्या होता है, बहुत सारे स्पिनर्स कॉटन यान को एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि अपैरल और गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, वो फैब्रिक को इंपोर्ट करते हैं। यान, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है लिखा हुआ सिर्फ आपके अटेंशन के लिए, कि यान को 85 पर केजी के हिसाब से बेचा जाता है। इफ़ इट इज़ सोल्ड एज अ ट्राउज़र, अगर उसको एज अ ट्राउज़र बेचा जाता तो वही से आप सोचो कि 800 पर केजी के हिसाब से वो बिकता, राइट। अगर उसी यान का अगर आप यूज़ करके 85 रुपीज़ कहाँ है और कहाँ 800 रुपीज़, राइट। तो अगर यान को आप बेच रहे हो तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप ट्राउज़र बना के बेचते, गारमेंट बना के बेचते, तो उतने ही वेट में काफ़ी कुछ पैसा मिलता है। और फाइबर से यान बनते वक्त, और यान से फाइबर और गारमेंट, इन सब के हर स्टेज में वैल्यू एडिशन होता ही है, इसीलिए उसका प्राइस धीमे धीमे बढ़ता है। अब ये जो क्वेश्चन है कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवर वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यान इन लार्ज क्वांटिटीज़, क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना वीविंग सेक्टर को इम्प्रूव करें, ना कि हम यान को एक्सपोर्ट करें बड़ी क्वांटिटीज़ में। इससे अच्छा हम वीविंग सेक्टर को ही इम्प्रूव करें। क्यों? क्योंकि हमारे अगर हम वीविंग अच्छे से करते तो हम गारमेंट्स अच्छा बनाते, और अगर गारमेंट्स अच्छा बनाते तो हमें पर केजी 800 रुपीज़ मिल पाते ना, हमारे गारमेंट्स का अगर सेल होता। जबकि हम यान का अगर सेल करते हैं 1 केजी में तो 85 रुपीज़ सिर्फ मिलता है। इससे अच्छा क्या होता कि उसी यान का हम यूज़ करके अच्छे गारमेंट्स बनाएंगे तो हमें पर केजी 800 रुपीज़ मिलेगा, राइट। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।